इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री। अब देखो, अगर हम देश की इकोनॉमिक टेरिटरी की बात करते हैं ना, कि व्हाट इज इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री, तो इकोनॉमिक टेरिटरी लोगों को क्या लगता है, एक आपके सामने मैप दिख रहा है, आपको लगता है यार ये जो मैप दिख रहा है ना, ये हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी है। हाँ ये है, पर इसके सिवा भी कई चीजें और है, और इसमें से भी कई चीजें कट जाती है। इकोनॉमिक टेरिटरी एंड डोमेस्टिक टेरिटरी आर वन एंड द सेम थिंग। तो यूनाइटेड नेशंस सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट, सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट, एसएनए ने इकोनॉमिक टेरिटरी को एक्सप्लेन कर। अब अकॉर्डिंग टू दिस, सम थिंग्स आर इंक्लूडेड एंड सम थिंग्स आर एक्सक्लूडेड। ठीक है, तो जो चीजें इकोनॉमिक टेरिटरी में इंक्लूडेड है, अब उसमें कौन कौन सी आती है? तो सबसे पहली चीज आती है पॉलिटिकल फ्रंटियर, इंक्लूडिंग टेरिटोरियल वाटर और एयर स्पेस। मतलब तीन चीजें आ गई। पॉलिटिकल फ्रंटियर, सर पॉलिटिकल फ्रंटियर क्या है? देखो, ये जो हमारा मैप दिख रहा है ना, जो हमारी पॉलिटिकल बाउंड्रीज दिख रही हैं, ये इंडिया। फाइन, ओके। फिर आप अगर ध्यान से देखो, तो यहाँ पे रिवर्स है, मैंने रिवर्स वाला मैप जानबूझ के लिया। ये जो रिवर्स है, ऊपर से स्टार्ट होते हुए झेलम, इंडस, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, गंगा, सांबर, चंबल, लूनी, गोमती, घाघरा, गंगा, केसी, ठीक है, ब्रह्मपुत्रा, महानदी, सबरी, गोदावरी, नर्मदा, गंगा, गोदावरी, तापी, ऑल दी वाटर बॉडीज, ऑल दी टेरिटोरियल वाटर, उसे भी इंडिया माना जाएगा। अब इसे क्यों इंडिया माना जाएगा? क्योंकि नदियों के अंदर भी पैसे कमाए जाते हैं, बोटिंग के थ्रू, सामान ट्रैवल के थ्रू। तो वो सारे जब इंडिया माने जाएंगे तो उनकी टैक्सेशन भी इंडिया में ही होगी। तो इसीलिए इसे इंडिया का पार्ट माना जाता है। ठीक है। एंड एयर स्पेस, कमाल की बात सुन रहे हो, इंडिया के ऊपर की जो हवा है ना, वो भी इंडिया है। क्योंकि अगर आपने इंडिया की हवा में भी पैसे कमाए ना, आप कहो कि इंडिया की लैंड पे कमाने थे, हमने तो हवा में कमाए, तब भी आपको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इंडिया की टेरिटरी का पार्ट। फिर दूसरी चीज जो आती है, एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री बेसिस। अच्छा, डज एनीबडी नो व्हाट इज एम्बेसी? बताओ बताओ यस सर। ना, क्या होती है बेटा एम्बेसी? सर एम्बेसी एक होम कंट्री की एक ब्रांच होती है जो कि फॉरेन कंट्री में होती है ताकि वो अफेयर्स मैनेज कर सकें। हम्म होम कंट्री, एक बार दोबारा एक्सप्लेन करो बेटा, क्या कह रहे सर हो फिर से? एम्बेसी एक बोलो बोलो। सर एम्बेसी की ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन होती है जो कि होम कंट्री की होती है और वो फॉरेन कंट्रीज में सेटअप करते हैं ताकि वो अफेयर्स मैनेज कर सकें। ठीक है, देखो, एम्बेसी का मतलब होता है दूत आवास। हिंदी में ना कई चीजों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा होता है। दूत आवास, आवास मतलब अ प्लेस टू लिव, दूत मीन्स रिप्रेजेंटेटिव। So embassy is a place where representative of country lives. हर कंट्री में हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए एक ऑफिस मिलता है। ये ना एक इंटरनेशनल सेटअप बनाया गया, बहुत अच्छा सेटअप है, कि हर कंट्री को दूसरी कंट्री में एक छोटा सा जगह मिलेगी, छोटी सी एक बिल्डिंग जितनी जगह कम से कम, जहां पे वहां पे उनके रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, विच वर्क फॉर द पीपल ऑफ देयर कंट्री लिविंग इन अदर कंट्री। मीन्स इंडियंस चाइना में, तो उन इंडियंस की देखभाल के लिए, उन इंडियंस की किसी नीड के लिए इंडियन एम्बेसी होती है। तो जो एम्बेसी की जगह मिलती है ना, वो एम्बेसी की जगह इंडिया मानी जाएगी। नेपाल में इंडियन एम्बेसी की जगह इंडिया मानी जाएगी, पाकिस्तान में इंडियन एम्बेसी की जगह इंडिया मानी जाएगी, अफगानिस्तान में इंडियन एम्बेसी की जगह इंडिया मानी जाएगी। तो जहां जहां हमारी एम्बेसी है वो जगह हमारी। ठीक है, कॉन्सुलेट। अब इंडिया तो एक बहुत बड़ी वर्ल्ड पावर है, टॉप 20 कंट्रीज में से एक है, हर तरीके से कई जगहों पे टॉप 7 में से एक है। तो इंडिया का तो एक से है, तो हमारी एम्बेसी होती है, चाइना की एम्बेसी होती है, बहुत सारी छोटी कंट्रीज हैं। जैसे मेरे को जो एक पता है, एक छोटी कंट्री है टटवालू, उसकी एम्बेसी है शालीमार बाग में। शालीमार बाग में जहाँ डीटी सिनेमा था ना, जो पीवीआर बन गया, उसके नियर बाय एक घर बना हुआ है, ग्राउंड फ्लोर पे उसके घर में, मतलब मेरे ख्याल से 80 गज का घर है, वो ग्राउंड फ्लोर पे एम्बेसी, कॉन्सुलेट ऑफ टटवालू बना। तो जो छोटे देश होते हैं उनकी
कॉन्सुलेट्स होते हैं, मिलिट्री बेसिस। अगर हमारी मिलिट्री कब्जा कर ले बाहर, जैसे हमने हमने अपनी मिलिट्री यहाँ बिठा दी, अब इंडिया ने ये जगह कब्जा कर लिया, तो ये जगह इंडिया मानी जाएगी। सर ऐसे कैसे, ऐसे तो होता ही नहीं है। नहीं होता, वो एक अलग बात है, बट अगर हम ऐसा कर लें तो वो इंडिया हो जाएगी। और होता तो है, बस हमारे अगेंस्ट होता है, हम नहीं करते। बताऊंगा वो भी, ठीक है। शिप्स, एयरक्राफ्ट एटसेट्रा। अच्छा अब सुनो, मैंने जो तुम्हें टेरिटोरियल वाटर की बात बताई थी ना, वो थोड़ी सी अधूरी थी। टेरिटोरियल वाटर में ना एक चीज और इंक्लूड होती है। अब वो देखो क्या इंक्लूड होती है इस एरिया में। मतलब हमारे ना 12 नॉटिकल माइल्स आगे तक, हमारी कोस्ट लाइन से 12 नॉटिकल माइल आगे तक भी इंडिया, मतलब हर तरफ 12 नॉटिकल माइल, ठीक है। 1 नॉटिकल माइल इज 1.83 किलोमीटर, सो समहाउ समवट अराउंड 20 किलोमीटर आगे तक इंडिया है, ठीक है। अब 20 किलोमीटर आगे तक इंडिया है, तो उसे भी इंडिया माना जाएगा। अब ऐसा क्यों हुआ? अब जैसे देखो यहाँ पे मुंबई है। अब मान लो एक बच्चे ने मुझे, अब एक बच्चा है, कौन सा बच्चा है ये, किससे पैसे लेने हैं मैंने? ऐसा बच्चा नहीं है जो जवाब भी दे। निकुंज कैसे हो बेटा? सर ठीक हूँ। निकुंज ने ना मेरे 20 करोड़ रुपए देने थे। निकुंज कितने देने थे? 20 करोड़। दे दो यार, वापस करो, जरूरत है, नीड ऑफ फंड्स। कब ट्रांसफर कर रहे हो? चलो, अब 20 करोड़ देने थे। अब ये मेरा बहुत ही अजीज ये कहता, सर मैं आपको के 20 करोड़ तो दे दूं, इसमें टैक्स जाएगा 6 करोड़ रुपए, मोदी जी को चले जाएंगे। कहते आपको तो बहुत नुकसान होगा। मैं कहा हाँ यार, पर देना तो पड़ेगा, ये तो जरूरी है। कहता मेरे पास एक स्कीम है। मैं कहा बता। कहता बताऊंगा नहीं सर, दिखाऊंगा स्कीम। मैं कहा ठीक है सर। अगले दिन फ्लाइट की टिकट्स ले आया। कहता मुंबई चलो। मैं कहा ठीक है भैया, मुंबई में कोई होगा दाऊद दाऊद इब्राहिम से कोई इसकी सेटिंग होगी, मेरे टैक्स बचा देगा। वहां पहुंचा, जुहू बीच ले आया। मैंने कहा चलो ऑर्डर करो, गोलगप्पे बड़े अच्छे होते। कहता गोलगप्पे छोड़ो सर। गोलगप्पे थोड़ी छोड़ते, चलो छोड़ दिए। कहता समुंदर में चलो। मैं कहा साले मार क्यों रहा है, पैसे देने हैं दे दे, नहीं देने मत दे, मार क्यों रहा है? कहता चलो तो सर। मैं आ गया समुंदर में, और मैं कहा देख मैं ऐसा वैसा नहीं हूँ। तो अब कहते भाई साहब ये लो सर आपके 20 करोड़ रुपए। मैं कहा यहाँ क्या फर्क पड़ गया? कहते सर हम इंडिया से बाहर हैं, वी आर इन ओशियन। मैं कहा भाई क्या बोल रहा है, इंडिया है 12 नॉटिकल माइल आगे तक। अच्छा अब बताओ फिर किस कोई तरीका है निकुंज और पैसे बचाने का? आपका ये तरीका तो फेल हो गया। अब आप ही बताओ निकुंज, आपने क्या बात करी थी उसके बाद? मैं नहीं बताना चाहता। और तो पता नहीं। और पता कहता मैंने तो ये कब करा ये भी नहीं पता सर, सपने देख रही हूँ। हाँ क्या कर सकते हैं, एनीबडी एल्स? सर उस 12 किलोमीटर के आगे चले जाएंगे। 12 नॉटिकल माइल के आगे चले जाएंगे। 12 नॉटिकल माइल्स में। नॉटिकल हाँ माइल के आगे। अच्छा, अब ये 12 नॉटिकल माइल से आगे कैसे जाएंगे? शेयर उसके आगे तो वर्ल्ड वाटर शुरू हो जाएगा। हाँ चलो वर्ल्ड वाटर में चले, शिप से। शिप से। तो इन्होंने ना अगली चीज कह दी, शिप एयरक्राफ्ट ऑपरेटेड बाय द रेजिडेंट बिटवीन 2 और मोर कंट्री। मतलब देसी भाषा में समझाऊं तो इंडिया से अगर कोई शिप बाहर जाएगा, या इंडिया कोई भी शिप आएगा, या इंडिया से कोई प्लेन बाहर जाएगा या आएगा, उसे इंडिया मानेंगे। सर हाँ बेटा बोलो। हम बोट से चले जाते हैं, हम शिप से जाएंगे। शिप की डेफिनेशन बता देता हूँ, एनीथिंग दैट फ्लोट्स ऑन वाटर एंड कैरी पैसेंजर ओवर इट। हम लकड़ी का फट्टा लेके भी चले जाएंगे ना, उसे भी शिप कहेंगे। हम वो लाइफ ऑफ द पाई वाले की बोट भी ले जाएंगे ना, शेर भी बिठा के साथ में, तब भी उसे शिप कहेंगे। ज्यादा खिलाड़ी हैं बेटा ये, सॉरी ये ना हो पाएगा। कल एक बच्चे ने जवाब दिया, दिल खुश हो गया। कहता 12 नॉटिकल माइल आगे तैर के जाएंगे। वो जो क्रोकोडल फूफा जी और शार्क मासी बैठी हुई हैं, वो छोड़ देंगी? So it is not possible. They are very good at making the law. Fishing vessel, oil and natural gas rig, etc. अब इन्होंने क्या
बहुत दिमाग बहुत लगा है यार, लॉ ऐसे थोड़ी बना है। मैं कई बार ना हम बात करते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आपस में, कहते हैं कि हमारे साथ तो बहुत बुरा हुआ है, जो हम फिर भी थोड़े बहुत यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, हालांकि हम भी थोड़े पुराने ही हो गए, 10-12 साल पुराने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। कहते हैं कि देखो, अब जब हम मार्केट संभालने के उसमें हैं, हमने संभाली हुई है, तो हमारे पास टैक्स की चोरी करने के लिए ज्यादा जगहें है नहीं। आई शुड नॉट यूज द वर्ड चोरी, टैक्स की प्लानिंग करनी। चोरी क्यों करेंगे सर, राम राम राम, हो करनी नहीं चाहिए, गंदी बात, देश से गद्दारी थोड़ी करेंगे। टैक्स की प्लानिंग करने के लिए ज्यादा ऑप्शंस बचे ही नहीं है। क्यों नहीं बचे हैं? क्योंकि हमारा कानून 1956 का बना हुआ, तब से लेके अभी तक गवर्नमेंट ने सारी चीजें पकड़ ली हैं। ऑप्शंस आर वेरी लेस, लॉ हैज बीन चेंज सो मेनी टाइम्स, तो ऐसा नहीं हो पाता। इन्होंने क्या कहा कि देखो, ऑयल एंड नेचुरल गैस रेट्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रेट का मतलब पता है किसी को? बताओ। सर पेट्रोलियम एंड ऑयल। हाँ हाँ, ऑयल एक्सट्रैक्शन यूनिट्स होते हैं ना। अच्छा एक बात बताओ, तेल कहाँ से निकलता है? ऑयल ग्राउंड फील्ड। से। तेल निकलता है हाई सी से, ठीक है, हाई सी से तेल निकलता है, जहां पे बहुत ही ज्यादा, मतलब हाई सी हो, ओशन हो, तो वहां पे डेड फॉसल्स होते हैं, वही ऑयल में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो वहां से ऑयल निकाला जाता है। तो अब वो जो होते हैं ना, वो काफी दूर होते हैं, ठीक है, मतलब जैसे 20 किलोमीटर के बाद ना 200 किलोमीटर की रेंज होती है, उसके बाद ज्यादा करके वो होते हैं, तो वहां पे ना वो किसी की जगह नहीं है। तो यूनाइटेड नेशंस ना लोगों को एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन देती है, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के हिसाब से, कि ये जगह आपकी, या वहां पे उस एरिया में जहाँ कहीं भी आपको लगता है तो आप ऑयल एक्सट्रैक्ट कर लो। तो जो हमें ऑयल एक्सट्रैक्शन यूनिट की जुरिस्डिक्शन मिली है, वो जगह भी इंडिया कहलाएगी। जैसे जहाँ पे, जैसे बॉम्बे हाई के पास की जगह है, जहाँ पे ओएनजीसी का है, रिलायंस का है, तो वो जगह, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिशिंग, वैसे हाँ ये तो हो ही गया। तो ये सारी चीजें इंडिया में इंक्लूड होती हैं। अब क्या चीजें इंडिया में इंक्लूड नहीं होती, ठीक है। अब हम लोग रहते हैं दिल्ली में। अब दिल्ली में आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी एम्बेसीज हैं, थोड़ा सा नीचे है ना, बहुत सारी एम्बेसीज हैं, ठीक है। अब दिल्ली में जो इतनी सारी एम्बेसीज हैं, जैसे कौन सी वाली लेन है वो, सत्या पार्क कौन सी है, एक पूरी लेन है ना, सत्या मार्ग, वहां पे आपने देखा होगा चाइनीज एम्बेसी, जापानीज एम्बेसी, न्यूजीलैंड एम्बेसी, एम्बेसी ऑफ ओमान, हाई कमीशन पाकिस्तान, ये सारी एम्बेसीज हैं। तो वो इंडिया नहीं है, ठीक है, वो दूसरी कंट्री। अगर जापानीज एम्बेसी है तो जापान है, ठीक है। तो अगर आप इकोनॉमिकली अपनी गर्लफ्रेंड को वर्ल्ड टूर कराना चाहते हो, तो इकोनॉमिकली, एज पर इकोनॉमिक्स, आप अपनी गर्लफ्रेंड को उस सत्या मार्ग लेके जाओ, जापानीज एम्बेसी के पास जाओ, बोलो बहन पैर रख, सॉरी बहन, पैर रख, वो पैर रख ले, दिस इज जापान। आगे जाओ, न्यूजीलैंड पे पैर रख, दिस इज न्यूजीलैंड। ऐसा आप कर सकते हो, ओके, गॉट इट। करना मत, उसी दिन जूते पड़े। बट इकोनॉमिकली यू वॉन्ट बी रॉन्ग, लीगली यू आर राइट, बट दे वॉन्ट अंडरस्टैंड, ठीक है। आई हैव नेवर ट्राइड दैट, ठीक है, तुम भी मत करो। अच्छा अच्छा, तो वो नहीं होती। फिर मिलिट्री बेसिस, बताओ, बड़ा दुख होता है मुझे, ये हमारे देश पे एग्जाम्पल बनाना पड़ता है। ये एरिया है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, दिस इज आजाद कश्मीर, दिस इज चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर। ये तो अलग ही है भैया, अब जो लिखने वालों, इट इज पार्ट ऑफ कश्मीर गिफ्टेड बाय डोगिस्तान, बाय पाकिस्तान टू ड्रैगन, चाइना, टू चाइना, ठीक है। अलग ही चल रहा है ये, क्या ही बोलूं, रिकॉर्डेड पे, वरना बताता मैं दो चार चीजें। अलग ही, अलग चल रहा है ये, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट नहीं है, इधर हमारा कंट्रोल नहीं है। हमारा कंट्रोल जैसे मैक्सिमम यहाँ तक है ना, कारगिल समथिंग यहीं कहीं है, तो आगे का हिस्सा हमारा नहीं है, काफी सालों से नहीं है, 1967 से नहीं है। दिस इज नॉट आवर पार्ट, ठीक है। मैप में हम दिखाते हैं, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड इंडिया मैप डाल के देख लो, तुम्हें ये चीजें नहीं दिखेंगी।
उसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सच एज यूएनओ, WHO, यूनेस्को, दे आर नॉट पार्ट ऑफ एनी कंट्री। इनकी अपनी चौड़ है, ये इंडिया का भी पार्ट नहीं है, ये किसी कंट्री का पार्ट नहीं है, ये जहां भी हो ये अपनी इंटरनेशनल एरिया में रह रहे हैं, अपनी धुन में रह रहे हैं। ठीक है, ये कहाँ है किसी को नहीं पता। ठीक है, सो दिस इज इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री। रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री, अब रेजिडेंट कौन होता है? अ रेजिडेंट इज अ पर्सन who normally resides in a country. Resident is a person or institution who normally resides in a country and his economic interest is concentrated in that country only. मतलब जहां आप रहते हो और जहां आप कमाते हो, हम सब इंडिया में रहते हैं, हमारा इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में लाई करता है, तो हम इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं। ठीक है, अच्छा अच्छा, अब कुछ स्पेशल केसेस हैं। अब वो क्या, ये स्पेशल केसेस इंपॉर्टेंट। स्पेशल केसेस दो तरीके से इंपॉर्टेंट है, एक बार डायरेक्टली आ गया था वेदर दे आर रेजिडेंट और नॉट, तो यही 6 केसेस पूछे हुए थे। और दूसरा जब नेशनल इनकम का क्वेश्चन आता है तो ये इंपॉर्टेंट है। देखो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, देखो बाकी नॉर्मली जो इंडिया में रहते हैं वो इंडिया के रेजिडेंट है। अब अगर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक वर्ल्ड बैंक, WHO, IMF, ठीक है, ILO, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये किसी कंट्री का पार्ट नहीं, दे आर पार्ट ऑफ इंटरनेशनल एरिया, तो ये किसी भी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं माने जाते। चलो ये तो नहीं माने जाते, पर अगर कोई WHO में जॉब कर रहा है, जैसे मेरी भाभी WHO में जॉब करती है, तो वो किस कंट्री की रेजिडेंट हुई? इंडिया की, क्योंकि वो नॉर्मली इंडिया को बिलोंग करती है। वर्कर फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर, अब अगर कोई बंदा रोज बॉर्डर क्रॉस करके आता है नेपाल से, मोमोज बेचता है इंडिया में, फिर नेपाल चला जाता है, मोमोज बेचता है फिर नेपाल चला जाता है डेली बेसिस में, तो वो कहाँ का रेजिडेंट हुआ? नेपाल का, चाहे वो पैसे यहाँ कमा रहे। पर सर आपने तो ऐसा कहा था, अरे तभी तो ये स्पेशल केस है ना, ये याद रखने वाले, ये काइंड ऑफ एक्सेप्शन है। फॉरेन विजिटर्स, अगर आप अब्रॉड जाते हो पढ़ाई के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, मौज मस्ती के लिए, स्पोर्ट्स में पार्ट लेने के लिए, कल्चरल इवेंट्स में, तो आप उस कंट्री के रेजिडेंट नहीं कहलाओगे, चाहे आप कितना टाइम भी वहां रुको, चाहे आप 2 साल 3 साल 4 साल, रेजिडेंट आप इंडिया के ही रहोगे। फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसी, जैसे मैंने अभी एम्बेसीज के बारे में बताया था, अब अगर आप किसी भी एम्बेसी में जाओगे ना तो उस कंट्री के लोग होते हैं, जापानीज एम्बेसी में जापानी होंगे, ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी में ऑस्ट्रेलियंस होंगे, न्यूजीलैंड एम्बेसी में न्यूजीलैंड के लोग होंगे, तो वो लोग जो होते हैं ना, जो बाहर वाले होते हैं, वो इंडिया के रेजिडेंट नहीं माने जाते, दे आर नॉट ट्रीटेड एज रेजिडेंट ऑफ आवर कंट्री, दे आर नॉन रेजिडेंट। बट जो बाकी इंडियन स्टाफ है वो रेजिडेंट माना जाए। क्रू ऑफ फॉरेन शिप, अगर बाहर से कोई शिप इंडिया में आती, तो जो शिप इंडिया में आ रही है बाहर से, और अगर उसका जो क्रू है, जो उसका स्टाफ है, चाहे वो इंडिया कितना भी रुके, या कोई प्लेन आ रहा है उसका जो क्रू है, उन्हें कभी भी रेजिडेंट नहीं माना जाए। ओके, सो दीज आर दी स्पेशल केसेस एंड दिस इज दी रेजिडेंट ऑफ दी